डॉली की हाल ही में अंकुश के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास इरावती, ससुर कुलदीप, जेठ अभिजीत और जेठानी सोनम रहती है। एक रोज, बेबी, बताओ मुझे, लग रही हूं ना एकदम हॉटनेस की दुकान। हाँ बेबी, लग तो रही हो। मानना पड़ेगा, तुम और तुम्हारे ये बोल्ड वेस्टर्न कपड़े एकदम कमाल के रहते हैं। चलो, इसी बात पर मस्त रोमांस करते हैं। ओफो, हो गई तुम शुरू। अब क्या करूं, जिसकी बीवी ही इतनी खूबसूरत हो, वो पति खुद को रोके भी तो कैसे रोके मेरी जानी मन। डाली, माझी बुला रही है मुझे। आई माझी, एक मिनट हम। अरे यार, ये माँ तो हमारा रोमांस शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। कोई बात नहीं बेबी, अब तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो चुके हैं, तो अब तो हम हर वक्त रोमांस कर सकते हैं। इसीलिए अपने जज्बातों को काबू में रखो और अभी मुझे अपनी बहू होने की ड्यूटी निभाने दो, ठीक है ना? अरे यार, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन एक मिनट, तुम इन कपड़ों में जाओगी बाहर? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी भी बेअक्ल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अपने बेडरूम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और बेडरूम के बाहर कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये देखो, मेरा स्टाइलिश वार्डरोब मैंने आज सुबह ही सेट किया है। पता है तुम्हें, इसे सेट करने के लिए मुझे पूरे 3 घंटे लगे हैं। डॉली का वार्डरोब देखकर अंकुश एकदम चकित रह जाता है। वाह डॉली, तुम्हारा वार्डरोब तो एकदम बढ़िया है। हर एक आउटफिट इतना अमेजिंग है कि बस पूछो ही मत। अरे कहाँ से लाती हो तुम ये सब, या फिर तुम्हारा कोई पर्सनल डिजाइनर है? अरे नहीं बाबा, मैं अपने कपड़े बहुत चुन चुन कर खरीदती हूँ और ये भी किसी हुनर से कम नहीं है। बहुत मेहनत का काम है। मैं अपने कपड़ों में इंडियन और वेस्टर्न दोनों का टच रखती हूँ। ग्रेट डॉली। अरे कहाँ रह गई बहू तो? आएगी भी या नहीं आने वाली? जी माँ जी, अभी आई। डॉली फटाफट तैयार होकर बाहर जाती है तो इरावती उसके कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है डॉली, इन कपड़ों में तो तू बहुत अच्छी लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच माँ जी। और सॉरी, हाँ, वो मैं बाथरूम में थी ना, इसीलिए कमरे से बाहर आने में थोड़ी देरी हो गई। बताइए ना, क्या काम है? अरे कुछ नहीं बहू, बस तू अपनी जेठानी के साथ रसोई के काम शुरू कर दे। सोनम बेटा, इसे सब समझा दे और आज से तुम दोनों आपस में सोचकर घर के सारे काम बांट कर लेना। ठीक है माँ जी। आओ ना डॉली। फिर डॉली और सोनम दोनों आपस में अपने अपने काम बांट लेती हैं। फिर रसोई में काम करते समय, भाभी, आपको इन इंडियन आउटफिट में काम करते हुए अनकंफर्टेबल नहीं लगता क्या? मतलब, मेरा मतलब ये है कि आपको इन कपड़ों में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती? साड़ी, सूट, ये सब पहनकर तो मुझसे कोई काम ही नहीं हो पाता। इसीलिए मैं ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ और इनमें सारे काम एकदम आराम से हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे इनमें जरा भी दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी ये इंडियन कपड़े पहनना तो शान की बात है और मुझे वेस्टर्न कपड़े इतने अच्छे भी नहीं लगते। और एक घर की बहू होने के नाते मुझे ये कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, जमाना काफी बदल चुका है, इसीलिए आपको अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। नहीं डॉली, हर किसी की सोच अलग होती है। तुम्हें अगर इन वेस्टर्न कपड़ों में खुशी मिलती है तो तुम पहनो, लेकिन मैं तो अपने इन इंडियन कपड़ों में ही बहुत खुश हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने में बहुत शर्म आती है। ओफो भाभी, अब इसमें कैसी शर्म? उल्टा ये कपड़े तो कितने अच्छे लगते हैं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप पूरे वेस्टर्न कपड़े ही पहनो। लेकिन देखो, मेरे कपड़ों में भी थोड़ा बहुत इंडियन टच है, तो आपको भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ना। और रही बात ट्रेडिशनल कपड़ों की, तो वो तो मैं तीज त्योहारों पर पहनती ही रहती हूँ। फिर भी डॉली, मुझे ये सब इतना बिल्कुल नहीं पसंद। जाने दे डॉली बहू। अरे माँ जी आप।
हाँ डॉली, और तू इस सोनम के पीछे मत लग, क्योंकि इसे मैंने कई बार कहा है कि अपने कपड़ों का स्टाइल बदल दे, लेकिन नहीं, ये मेरी एक नहीं सुनती। अरे अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन ये तो जवान है ना। लेकिन नहीं, इसे बस देसी कपड़े पहनना ही बहुत पसंद है। खैर, अब कोई किसी पर जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है, इसीलिए मैंने भी इसे समझाना बंद कर दिया है। फिर एक दिन जब सोनम और डॉली दोनों खरीदारी करने गई होती हैं, तभी वाओ भाभी, ये देखो, ये लाल फ्रॉक कितना प्यारा है ना। अगर मैं इसे पहनूंगी तब तो अंकुश एकदम लट्टू हो जाएगा मुझ पर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो डॉली? देवर जी है वो मेरे, और तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए ये सब बातें मेरे सामने बिल्कुल मत करो। और ये क्या खरीद रही हो तुम? ये कपड़े कितने अभद्र हैं। अरे भाभी, क्या आप भी? अब हम दोनों बाहर आए हैं ना, तो आपको इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि हम दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी हैं, लेकिन हम दोनों सहेलियां भी तो हो सकती है ना। और सहेलियां तो ये सारी बातें खुल्लम खुल्ला कर सकती हैं, इसलिए आपको इतना हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी अपने लिए ऐसा ही एक फ्रॉक ले लो। देखना आप, अभिजीत भाई तो आपको इस फ्रॉक में देखकर एकदम फ्लैट हो जाएंगे। अरे चुप रहो, कितनी बेशर्म हो तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपनी खरीदारी तुम अकेली ही करती बैठो। अरे लेकिन भाभी, अरे रुकिए तो। सोनम बिना रुके वहां से चली जाती है। हद है यार, ये तो मेरी जेठानी नहीं सास बनती जा रही है। मेरी सास तो एकदम चिल है, लेकिन इस जेठानी का क्या करूं? ये तो हिटलर की फर्स्ट कॉपी लग रही है। फिर अगले कुछ दिनों तक सोनम डॉली से बात ही नहीं करती। फिर बाद में अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये लो डॉली, तुम्हारे लिए मैंने ये प्याज की कचौरियाँ बनाई हैं। तुम्हें पसंद है ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। आप भी बैठो ना, हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है डॉली, लेकिन भाभी, आपने मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों ली? अरे इसमें कैसी परेशानी? आज का मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि समय है तो तुम्हारे लिए कचौरियाँ बना देती हूँ। देवर जी को भी कचौरियाँ बहुत पसंद है, तो वो जब शाम में आएंगे तब मैं उन्हें भी बनाकर दे दूंगी। जरूर भाभी। वैसे भाभी, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये सारी चीजें एकदम अलग और नई हैं, लेकिन आपको समय के साथ बदलना होगा भाभी, क्योंकि आज का ये युग काफी नया और बेबाक है। और मैं आपको वो फ्रॉक सिर्फ अभिजीत भाई के सामने ही पहनने के लिए कह रही थी, ना कि घर वालों के सामने। बस करो डॉली, उस विषय पर मुझे कोई बात नहीं करनी। हम खाने पर ही ध्यान देते हैं। चलो अब जल्दी से बताओ, कैसी बनी है ये कचौरियाँ? ठीक है भाभी, अभी टेस्ट करके बताती हूँ। वाओ भाभी, क्या माइंड ब्लोइंग कचौरियाँ बनाई है आपने। बहुत टेस्टी बनी है। शुक्रिया डॉली। ये लो, ये वाली चटनी भी लगाओ उस पर, और फिर टेस्ट करो। अब डॉली को देख देख कर सोनम का पति अभिजीत उससे कहता है, सोनम, तुम भी डॉली की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दो ना। वैसे कपड़े तुम पर भी बहुत सुंदर लगेंगे। मैंने उन्हें वेस्टर्न कपड़ों में कई बार देखा है, तो तुम क्यों नहीं पहनती? बेशर्म आदमी, डॉली और देवर जी के कमरे में झांकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उनके कमरे में नहीं झांका। मैं तो ये कह रहा था कि वो जो कपड़े रोजाना पहनती है, वो कपड़े कितने अलग अलग और अनोखे स्टाइल के होते हैं। तो मैं उन्हीं कपड़ों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे वो कपड़े पहनने में शर्म आती है, और मैं उस डॉली की तरह अपनी लाज शर्म नहीं छोड़ सकती। हे भगवान, तुम भी ना सोनम, ना जाने कब बदलोगी। अरे बाबा, डॉली के कपड़े थोड़ी ना पूरी तरह वेस्टर्न रहते हैं, उनमें ट्रेडिशनल टच भी होता है, कभी डिजाइन में तो कभी पहनने के स्टाइल में। वो साड़ी भी एकदम अलग स्टाइल वाली पहनती है, दुपट्टा भी एकदम बेहतरीन तरीके से ओढ़ती है।
अरे तुम्हें तो इतनी अच्छी और नई जमाने वाली देवरानी मिली है, लेकिन फिर भी तुम्हें बदलना ही नहीं है। बस करो अभिजीत, ज्यादा गुनगान मत गाओ उस टॉली के। माना कि वो उन कपड़ों में अच्छी लगती है, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं लगती। मैं भी अपने इंडियन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हूँ, और मैं अपनी जड़ों को नहीं भूल सकती, और ना ही मैं किसी के कहने पर अपने पहनावे को बदल सकती हूँ। अब जाओ यहाँ से, और खबरदार, जो आगे से इस विषय पर बात करके मेरा दिमाग खराब किया तो। सोनम के चिल्लाने पर बेचारा अभिजीत चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर एक दिन जब घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, तभी, ये लो डॉली, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तुम ये साड़ी ही पहनना। अरे नहीं भाभी, मैंने आज शाम को पहनने वाले कपड़े अलग से निकाल दिए हैं। देखिए तो, मैं इंडो वेस्टर्न साड़ी ही पहनने वाली हूँ। आपकी इस साड़ी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इतनी चमक धमक वाली साड़ी नहीं पहनती भाभी। बस करो डॉली, अरे कभी तो बड़ों का कहना मान लिया करो। जब देखो तब अपनी ही मनमानी करती रहती हूँ। पर भाभी, पर कुछ नहीं सुनना मुझे। और वैसे देखा जाए तो एक शादीशुदा सुहागन को शादी के बाद के शुरुआती महीनों में साड़ी ही पहननी चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने ससुराल में हर तरह के कपड़े पहनने की आजादी मिली है, और तुम उस आजादी का पूरा फायदा उठा रही हो। लेकिन भाभी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वही तो, और किसने कहा कि तू घर की बड़ी है? अरे इस घर की बड़ी मैं हूँ, और अगर मुझे अपने बहू के वेस्टर्न कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। चुप कर सोनम। और डॉली बेटा, तुझे जो पहनना है तो पहन, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। इरावती का ये बर्ताव देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन जब अंकुश और डॉली दोनों घर पर अकेले होते हैं, तभी डॉली एक बहुत ही हॉट ड्रेस पहनकर अंकुश के सामने आती है। ओ माय गॉड बेबी, क्या लग रही हो तुम? अरे हार्ट अटैक दिलाने का इरादा है क्या? हार्ट अटैक आए तुम्हारे दुश्मनों को, पागल कहीं के। अरे मैं तो बस हमारे अकेले होने का मजा उठा रही हूँ, और ऐसे मौके जल्दी कहाँ मिलते हैं। और तुम्हें पता है, आज तो हम दोनों पूरा दिन अकेले हैं, इसीलिए पूरे घर में खुल्लम खुल्ला रोमांस कर सकते हैं। क्या बात है। लेकिन बेबी, बाकी घर वाले कब आने वाले हैं? वो तो सीधे शाम के 7 बजे के बाद ही आने वाले हैं, इसीलिए तुम टेंशन मत लो बेबी। लेकिन जैसे ही वो दोनों रोमांस करने जाते हैं, उतने में वहां पर सभी घर वाले दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। ओह नो, आप सब? माँ पापा, भाई भाभी, माफ कर दीजिए, वो हम दोनों। फिर डॉली तुरंत अपने कपड़े बदल कर आती है। माफ कर दीजिए हमें, हमें तो पता ही नहीं था कि आप सब लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। अरे कितनी गलत बात है ये। अरे तुम दोनों को जो भी करना है वो अपने कमरे में करो ना। इस तरह से हॉल में करते हुए शर्म नहीं आती क्या? चुप रहे सोनम। अरे इन दोनों को क्या पता था कि हम यहाँ पर इतनी जल्दी आने वाले हैं? उल्टा माफी तो हमें इनसे मांगनी चाहिए। इरावती ने बिल्कुल सही कहा, हम ही यहाँ पर बिना बताए आ गए। वो क्या है ना, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो ही नहीं पाया, इसलिए हम लोग वक्त से जल्दी आ गए। लेकिन बच्चों, तुम दोनों जारी रहो, हम ही गलत समय पर आ गए। अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप बैठिए ना, तब तक मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। ऐसे ही एक रोज, ये लो बच्चों, ये तुम चारों के हनीमून के टिकट से। तुम चारों कुल्लू मनाली जा रहे हो। क्या? थैंक यू सो मच पापा। थैंक्स पापा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पापा जी, हाल ही में शादी तो देवर जी और डॉली की हुई है, तो वो दोनों जाएंगे ना हनीमून पर? हम दोनों उनके साथ कबाब में हड्डी बनकर क्यों जाए भला? देखो सोनम बहू, तुम दोनों तो हनीमून के लिए यही पास में ही गए थे, लेकिन इसी बहाने तुम दोनों कहीं दूर घूम आओगे, और मैंने तुम चारों के लिए
एक बहुत ही सुंदर होटल बुक किया है। वाओ पापा जी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच पापा जी। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों। लेकिन अगर हम चारों हनीमून पर जाएंगे तो आप दोनों का ध्यान कौन रखेगा यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं और अभिजीत यही रुक जाते हैं। क्या तो भी बहू, अरे हम दोनों इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं जो कुछ दिनों के लिए अपना ध्यान नहीं रख सके। तू चिंता मत कर, हम दोनों संभाल लेंगे अकेले। और तुम चारों हमारी चिंता भूल कर वहां जाकर खूब मौज करना और अच्छी अच्छी यादें बनाना। जी माँ, जरूर। और इस तरह से वो चारों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सोनम को ये सब इतना पसंद नहीं आता। वो चारों मनाली पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही वाव, क्या अमेजिंग मौसम है यहाँ पर। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या भाभी, आपने तो मफलर, शॉल, स्वेटर, हैंड ग्लोव सब कुछ एक साथ ही पहन लिया। अरे उतारिए ये सब। हाँ सोनम, जरा बाहर देखो, अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो ये बूढ़े लोगों की तरह ये सब ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे जैसा रहना है मैं वैसी ही रहूंगी। हे भगवान। फिर जब वो सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं तभी ओफो डॉली, अरे कम से कम यहाँ ठंड में तो अपना बदन ढक लो। अगर ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो ठंड के कारण तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या भाभी आप भी, यहाँ लोग ठंड का मजा लेने आते हैं, ना कि ठंड से बचने के लिए। और मैं यहाँ पर अपना बदन ढकने नहीं बल्कि खुलकर एंजॉय करने आई हूँ। और मैं जो मर्जी चाहे वो पहन सकती हूँ। नो रोक टोक, जस्ट फन। आप भी आओ ना। और ये देखो, मैंने स्नोमैन बनाया है। तुम और तुम्हारा ये स्नोमैन दोनों भी एकदम बेवकूफ है। मैं तो चली रूम में हीटर के पास बैठने। क्या कहा? कुछ नहीं। इतना कहकर सोनम वहां से चली जाती है और डॉली अंकुश के साथ रूम में जमकर रोमांस करने लगती है। आइए मेहरबा, बैठिए जान जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहा। डॉली मेरी जान, मनाली में आकर तुमने तो एकदम मौसम जज्बात सब कुछ बदल दिए हैं। सच में यार, इस शॉर्ट नाइटी में तो तुम बहुत ही हॉट लग रही हो। अब सारा समय मेरी तारीफ करने में गवाओगे या फिर मेरे साथ एक रोमांटिक डांस भी करोगे? क्यों नहीं जाने मन, जरूर करूंगा। फिर वो दोनों साथ में कपल डांस करते हैं और अकेले रहने का पूरा मजा उठाते हैं। फिर अगली सुबह नींद से उठकर डॉली उसी शॉर्ट नाइटी में अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ी रहती है और ये सब नीचे खड़ी सोनम देख लेती है और वो उसके पास जाकर उसे खूब सुनाती है। ये क्या है डॉली, अपनी सारी अकल वकल तुम घर पर ही छोड़कर आई हो क्या? अरे इतनी शॉर्ट नाइटी पहनकर तुम बालकनी में खड़ी हो और ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ओफो भाभी, ये हमारी गली या मोहल्ला थोड़ी ना है जो मैं इन बातों पर इतना ध्यान दूं। और इट्स ओके ना, आप चिल करो। चिल विल गया तेल लेने। अरे यहाँ पर तुम्हारे चेटची भी आए हुए हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर। कम से कम हम लोगों का तो लिहाज रखो। देखिए भाभी, इतना तो भाई भी नहीं सोचते जितना कि आप सोच रही हो। और हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, फिर ये सब देखते बैठे तो एंजॉय तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज भाभी, आप जरा चिल कीजिए। अरे पर डॉली सोनम की पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। फिर बाद में, ये देखो सोनम, मैं तुम्हारे लिए ये शॉर्ट ड्रेस लेकर आया हूँ और इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। अब वहां घर पर तो ये सारे कपड़े तुम नहीं पहन सकती ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे। इसलिए इन हसीन पलों का हमें पूरी तरह से मजा उठाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इतना छोटा ड्रेस हरगिज नहीं पहनूंगी, शर्म आती है मुझे। ओफो सोनम, अरे मेरे सामने क्या शर्माना, मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसी बातें करती हो यार तुम, कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो। नहीं अभिजीत,
मैं अपने इंडियन कपड़ों में ही ठीक हूँ और ये सारे अभद्र कपड़े मुझे शोभा नहीं देते और ना ही मुझे ये सब पसंद है। इसलिए प्लीज मेरे पीछे तुम मत पड़ो। अरे यार, अच्छा ठीक है, छोड़ो। बेवजह ही हनीमून पर आ गए हम दोनों। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर निकल जाता। सच में सोनम, तुम तो एकदम बोरिंग हो। फिर रात में अंकुश और डॉली दोनों एक बाइक रेंट पर लेकर नाइट आउट के लिए जाते हैं और ये देखकर अभिजीत को बहुत बुरा लगता है। ये दोनों कितने मजे कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर हर समय बोर हो रहा है और ये सभी सोनम के कारण हो रहा है। ना जाने मेरी ही बीवी इतनी बोरिंग कैसे है। अभी तो रात के 10:30 बज रहे हैं और ये मैडम घोड़े बेचकर सो रही है। मुझे तो हनीमून वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। सच में मेरा तो नसीब ही खराब है। फिर एक दिन जब वो चारों क्लब जाते हैं तभी वहां पर सोनम को साड़ी में देखकर वो लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देखो, वो बहन जी साड़ी में क्लबिंग करने आई है। अरे दीदी, यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होता, पार्टी होती है पार्टी। क्या आप भी दीदी? कितनी फनी लग रही है ना। भाई पति तो एकदम मॉडर्न है, फैमिली वाले भी है, लेकिन ये दीदी तो एकदम संस्कारी पीस लग रही है। एग्जैक्टली यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। उन दोनों की बातें सुनकर अभिजीत को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर बाद में होटल पहुंचने पर नीचे लॉबी में वो उसे खूब सुनाता है। 1000 बार कहा है कि अपनी ड्रेसिंग सेंस बदलो जरा, लेकिन नहीं, तुम मेरी कहाँ सुनने वाली हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी। मुझे लगा कि डॉली की तरह तुमने क्लब में पहनने के लिए कुछ लाया होगा। वही तो मुझे भी लगा कि भाभी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हैं। अब आप क्लब में थोड़ी ना साड़ी पहनकर आ सकती हो। लेकिन भाभी, आपने तो आज वाकई में हद कर दी। आप में इतनी तो अकल होनी चाहिए थी ना कि आप क्लब में साड़ी के अलावा कुछ और पहन लो। अब हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर ये चुपचाप खड़ी है। मुझे तो तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है सोनम। ना जाने तुम कब सुधरोगी। अभिजीत बहुत कुछ कहकर वहां से कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन दोनों बहुएं वीडियो कॉल पर कुलदीप और इरावती से बात करती हैं। जी माँ जी, हमारा हनीमून तो एकदम मस्त चल रहा है। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है फोटोज में। और सोनम बेटा, तुम्हारा हनीमून कैसे चल रहा है? वो माँ जी, ठीक ही चल रहा है। अच्छा बच्चों, आज तुम्हारे टूरिस्ट गाइड तुम्हें एक बहुत ही दिव्य मंदिर में लेकर जाने वाले हैं, जो कुल्लू मनाली का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहां जाकर अच्छे से दर्शन ले लेना और अपनी मनोकामना मांग लेना। हाँ बच्चों, वो बड़ी ही मान्यता वाला मंदिर है, इसीलिए पूरे दिल से पूजा अर्चना करना वहां पर। ठीक है माँ जी पापा जी, हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। लेकिन आप दोनों को वहां कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ माँ जी, मैं भी आपको अभी वही पूछने वाली थी। अरे नहीं बाबा, हम दोनों यहाँ पर एकदम आराम से रह रहे हैं, इसीलिए तुम लोग हमारी चिंता मत करो और वहां के बचे कुछ दिन मजे से जी लो, क्योंकि ये सुनहरे पल वापस नहीं आने वाले। इसलिए जितना एंजॉय करना है अभी कर लो। वो तो है माँ जी, और हम सब यहाँ पर फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं और आप दोनों को भी हम चारों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे रिलैक्स्ड। हाँ ठीक है बेटा। फिर वीडियो कॉल के बाद, देखो डॉली, आज हम सब मंदिर जाने वाले हैं, इसलिए वहां पर थोड़े ढंग के कपड़े पहनना, जो मंदिर में पहनने लायक हो, ना कि किसी पार्टी में पहनने लायक। ओ प्लीज भाभी, कपड़ों का ज्ञान तो आप मुझे दो ही मत, क्योंकि मुझे आपसे बेहतर पता है कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहनकर जाया जाता है। और मैं आपकी तरह क्लब में साड़ी पहनकर नहीं जाती, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आज तो मैं एकदम प्यारी सी इंडो वेस्टर्न कुर्ती पहनूंगी। डॉली का ये करारा जवाब सुनकर सोनम की बोलती बंद रह जाती है। फिर मंदिर जाने के बाद, क्या बात है डॉली, तुम्हें इस तरह देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज सूरज कहाँ से उगा है? जो तुमने साड़ी पहनी है, वो भी इस जगह पर।
इतना खुश मत हुई भाभी। मैंने तो ये साड़ी बस फोटोशूट के लिए पहनी है। अभी 5 मिनट बाद मैं इसे उतार कर चेंज करने वाली हूँ। क्या? हाँ भाभी, बॉलीवुड फिल्मों में देखा है मैंने। अक्सर हीरोइन ऐसी शिफॉन साड़ी पहनकर बर्फ में नाचती गाती रहती है। इसीलिए मैंने भी वही ट्रेंड फॉलो किया और ये फोटोशूट किया। है ना एकदम कूल आइडिया। हे भगवान, फिर बाद में, ये तुम क्या कह रही हो सोनम? अरे तुम्हें आइस स्पोर्ट और स्केटिंग करने के लिए कपड़े तो चेंज करने ही होंगे ना? हाँ भाभी, अब आप साड़ी में आइस स्पोर्ट तो नहीं कर सकती ना। ये देखो, मैंने भी जीन्स पहनी है आज। तो आप चाहो तो कुर्ती और लेगिंग पहन सकती हो भाभी, या फिर मेरे पास बहुत सारी जीन्स पड़ी हैं, तो आप उन्हीं में से कोई एक ले लो। ना बाबा ना, मुझे नहीं पहनने वो सारे कपड़े। ओह गॉड भाभी, अगर आप अपने कपड़े चेंज नहीं करोगी तो हमारे साथ आइस एक्टिविटीज कैसे कर पाओगी? जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम लोग ही जाओ। अरे ये क्या बात हुई भला? देखो सोनम, मनाली हमारे घर के पड़ोस में नहीं है जो हम जब मन किया चले जाएंगे। अरे हम यहाँ पर मुश्किल से आए हैं, इसलिए प्लीज अपने ये नखरे बंद करो और चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं अभिजीत, मुझे नहीं करने अपने कपड़े चेंज। अभिजीत को सोनम पर फिर से गुस्सा आता है और वो तीनों आइस स्पोर्ट करने जाते हैं। वही सोनम साड़ी में बैठी रहती है। ऐसे ही 2 दिनों के बाद अचानक से डॉली के 3 से 4 कपड़े गायब हो जाते हैं। तभी वो कपड़े उसे सोनम के पास मिलते हैं। सच सच बताना भाभी, आप मेरे कपड़े ट्राई कर रही हो ना? हाँ डॉली, अब जब सच तुम्हारे सामने आ ही गया है तो मैं तुमसे और क्या ही छुपाऊं। माफ कर दो मुझे, मैंने ही तुम्हारे सूटकेस में से ये कपड़े लिए थे। और सच कहूं तो मुझे भी ये कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। इनमें मुझे घुटन महसूस बिल्कुल नहीं होती, आजादी सी लग रही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन कपड़ों में वो सब महसूस नहीं होता, लेकिन ये कपड़े भी खराब नहीं हैं। क्या? लेकिन आप तो इन कपड़ों के एकदम खिलाफ थी ना भाभी। फिर अचानक से ये बदलाव कैसे आया आप में? खिलाफ थी डॉली, लेकिन वो बस बाहर से ही था। अंदर से तो मुझे भी इन्हें एक बार पहनने की इच्छा होती थी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे कपड़ों में से कुछ कपड़े चुरा लिए और इन्हें पहनकर भी देखा। और सच कहूं तो मैं ही बेवकूफ थी जो इन्हें पहनने से शर्माती थी। लेकिन आज खुद को इन कपड़ों में देखकर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। वो शर्मिंदगी वगैरह वो सब तो मेरे मन का विचार था, लेकिन अब मैंने उन विचारों को अपने मन से निकाल दिया है। क्या बात है भाभी, आखिरकार आपने खुद में बदलाव ला ही लिया। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह समझ सकती हूँ। शुक्रिया डॉली। और भाभी, हमें जो अच्छा लगता है वो पहनना चाहिए, लेकिन हाँ, ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि हम वो कपड़े कहाँ और किसके सामने पहन रहे हैं, जैसे कि मैं पहनती हूँ। हाँ डॉली, ये बात अब मुझे भी समझ आ चुकी है, और अब से मैं तुम्हारी तरह ही कपड़े पहनूंगी, इंडियन और वेस्टर्न का मेल करके। तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं डॉली, लेकिन तुम मुझे मदद करोगे ना? मुझे मेरा फैशन पूरी तरह से बदलना है। बिल्कुल भाभी, और ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मैं आपका ऐसा मेकओवर करूंगी कि लोग तो आपको देखते ही रह जाएंगे। आखिर आप भाभी हो मेरी, तो इतना तो बनता ही है ना। थैंक यू सो मच डॉली। वैसे सच कहूँ भाभी, तो आप इन कपड़ों में मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं। और फिर बाद में सोनम एकदम प्यारा सा आउटफिट पहनकर अभिजीत के सामने जाती है, और उसे देखकर अभिजीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? तुम वाकई में मेरी बेबी सोनम ही हो ना? हाँ अभिजीत, मैं सोनम ही हूँ। क्या बात है सोनम, तुम इस ड्रेस में एकदम कमाल की लग रही हो यार। लेकिन ये बदलाव कैसे आया? वो दरअसल, फिर सोनम अभिजीत को सब कुछ बताती है।
माफ करना अभिजीत, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, तुम्हें कई मौकों पर शर्मिंदा भी किया, लेकिन अब और नहीं। अरे नहीं सोनम, तुम माफी मत मांगो। मैं तुम्हें पूरी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए साड़ी से निकलकर इस अवतार में आना कितना मुश्किल रहा होगा, और ये सब हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन अंत में तुम्हारी सोच बदली और तुमने अपने आप में इतना बदलाव लाया, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लव यू सोनम। लव यू टू अभिजीत। फिर वो दोनों हनीमून के बचे हुए दिनों में जी भरकर मजे करते हैं, और अब सोनम हमेशा के लिए अपना फैशन स्टाइल बदल देती है। माधव और पायल दोनों एक पार्क में टहल रहे होते हैं, और तभी ओफो माधव, वो देखो जरा, कैसे इन सारी पंछियों को पिंजरे में कैद करके रखा है। इन पंछियों की असली जगह आसमान में है, ना कि इस पिंजरे में। 1 मिनट काकी, एक काम कीजिए, ये सारे पैसे रख लीजिए और इन सभी पंछियों को आजाद कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम इन्हें खरीद कर अपने घर लेकर जाओ। इन्हें उड़ने मत दो, क्योंकि इतनी सुंदर चीज तो पिंजरे में ही अच्छी लगती है। नहीं काकी, मैं चाहता हूँ कि ये सारे पंछी आसमान में उड़ान भरे, ना कि इस पिंजरे में घुट घुट कर जिए। ये लीजिए पैसे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माधव के कहने पर सारे पंछियों को पिंजरे से आजाद करके छोड़ दिया जाता है, और ये दृश्य देखकर पायल की आंखें भर आती हैं। तुम कितने अच्छे हो माधव, तुम्हारे कारण वो सारे पंछी अपनी जिंदगी खुली सांस लेकर जी पाएंगे। इन पंछियों को तो मैंने आजाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें भी आजाद करना चाहता हूँ, तुम्हारे भाई और भाभी के पिंजरे से। क्या? हाँ पायल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, और तुम्हारा उनकी सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम ना चाहकर उनका अत्याचार सहन कर रही हो, लेकिन अब तुम्हें उनके अत्याचार सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें शादी करके अपने घर लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन माधव, ये सब इतना आसान थोड़ी ना है। मेरे भाई भाभी क्या बोलेंगे? देखो पायल, तुम्हें तो अब भी उनकी ही पड़ी है। अरे वो दोनों तुम्हें कितना दुख देते हैं, और तुम हो कि उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं करती। अरे अपने लिए कब सोचोगी तुम? तुम्हारी अपनी खुशियां है कि नहीं? हाँ माधव, वो भी है। वैसे भी उन दोनों को मेरे चीनी मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं, क्योंकि उन दोनों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। और इसीलिए हम दोनों शादी करेंगे, और मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है पायल। थैंक यू सो मच माधव। अरे थैंक यू तो मुझे इस पार्क को कहना चाहिए, जो मेरी कंपनी के सामने ही है, और तुम यहाँ पर हर रोज आकर बैठा करती थी, और मैं तुम्हें देखा करता था। फिर हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकातों में प्यार भी हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस पिंजरे से निकलकर इतने बड़े घराने की बहू बनूंगी। ऐसा नहीं है पायल, मैं तो बस पैसों से अमीर हूँ, लेकिन सच्चा अमीर इंसान तो वही होता है जो मन से अमीर होता है, और तुम उन्हीं में से एक हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी जीवन साथी के तौर पर चुना है। फिर पायल और माधव दोनों शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद जब पायल अपनी भाभी को कॉल करती है, तभी कोई जरूरत नहीं है हमसे बात करने की। जहाँ गई है वही अपना मुंह काला कर, और आइंदा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ वापस मत आना। मर गई है तू हमारे लिए। कोई बात नहीं पायल, तुम हिम्मत रखो। तुमने एक आखिरी बार उनसे बात करने के लिए कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने उसका भी ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। हाँ माधव, जाने दो। अगर मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, तो वो लोग भी मेरे लिए मर चुके हैं, और अब मेरा जो कोई भी है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार है। माधव पायल को गले लगाता है। पायल के ससुराल में सास गायत्री, ससुर गगन और ननंद नैन्सी रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन, चलो ना माधव, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाते हैं। वो आज मुझे ठेले वाले छोले पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे नहीं पायल,
हम दोनों बाहर नहीं जा सकते। क्या? लेकिन क्यों माधव? क्यों मतलब? देखो बेटा, आज ग्रहण है, पता नहीं है क्या तुम्हें? अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन माँ जी, ग्रहण होने से क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो अंधविश्वास वाली बातें होती हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। बस हम सब खामखा इसके बारे में सोच सोच कर अपना सर दर्द बढ़ा लेते हैं। अरे नहीं पायल बेटा, ऐसा मत बोलो। ये सब सच भी होता है, और मैं तो अपने बेटे से ज्यादा तुम्हारी चिंता करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहू बन चुकी हो। और अगर ग्रहण के समय घर के बाहर कदम रख कर कहीं तुम दोनों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हाँ पायल, माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हम दोनों नए नए शादीशुदा जोड़े हैं, और नए जोड़ों को तो झट से बुरी शक्तियां पकड़ लेती हैं। और मेरे लिए तुम तो बहुत कीमती हो। एक पल को मुझे कुछ हो गया तो कोई शिकवा नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए पायल, कुछ भी नहीं। पर माधव, देखो बेटा, मैं स्टाफ से कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाए, फिर तुम यही बैठकर आराम से खा लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। जाने दे पायल, तेरे ससुराल वाले तेरा कितना ख्याल रखते हैं। इनके लिए इतने कम दिनों में तू कितनी ज्यादा कीमती हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच भगवान जी। मुझे मायके में तो इतनी खुशियां कभी नहीं मिल पाई, लेकिन ससुराल में आते ही हर जगह मुझे खुशियां ही मिल रही है। ऐसे ही एक रोज माधव नैन्सी और पायल के लिए कपड़े लेकर आता है, और तभी, वाओ भैया, ये कपड़े तो कितने प्यारे हैं, और ये फ्रॉक मुझ पर कितनी सुंदर लगेगी ना। हाँ नैन्सी, ये सारे कपड़े ब्रांडेड हैं, अच्छे लगे ना तुझे? हाँ भैया, बहुत अच्छे हैं। और पायल, ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं। लेकिन माधव, मेरे लिए ये सूट और साड़ियां ही लाए हो। अरे मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनना भी बहुत पसंद है। नैन्सी के जैसे कपड़े मुझे भी मिल जाते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता ना। हाँ पायल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, मेरी बीवी बन गई हो। और अगर तुम शादी के बाद भी जीन्स टॉप और छोटे कपड़े पहनोगी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी सोच दबी हुई है, लेकिन मैं तो बस ये मान मर्यादा बरकरार रखने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन माधव, मान मर्यादा का कपड़ों से क्या लेना देना है? एक औरत चाहे जीन्स पहने या साड़ी पहने, उससे उसका स्वभाव, उसकी मान मर्यादा में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो जीन्स टॉप में भी अपना बहू धर्म अच्छे से निभा सकती हैं, जैसे कि वो साड़ी पहनकर निभाती हैं। अरे हाँ बाबा, पता है मुझे, पर पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अब देखो, नैन्सी अब कुंवारी है, इसीलिए वो उसकी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, लेकिन तुम तो कुंवारी नहीं हो ना। अब इस घर की तुम इज्जत बन चुकी हो, इसलिए तुम्हें अपने पहनावे को ठीक से बरकरार रखना होगा। और अगर मैं दिल से कहूँ तो तुम वेस्टर्न कपड़ों से ज्यादा इंडियन कपड़ों में ही सुंदर लगती हो, और साड़ी में तो एकदम कहर ढाती हो। बाय गॉड पायल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। थैंक यू सो मच माधव, लेकिन मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। प्लीज पायल, इस बात को यही खत्म करते हैं ना। अब तुम मेरे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी सुंदर दिखे, महफूज रहे, और बस खुश रहे। और क्या चाहिए मुझे? ठीक है माधव, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। फिर अगली सुबह पायल उठने से पहले ही उनके कमरे में गायत्री आकर पर्दा खोल देती है, जिससे सूरज की किरणें ठीक पायल की आंखों पर जा गिरती हैं। अरे माँ जी, आप? लेकिन इतनी सुबह सुबह आप हमारे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों बेटा, तुझे मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस सुबह सुबह आपको मैं यहाँ देखकर हैरान हो गई। चलो बेटा, अब उठ जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, तो बहुत आराम हो गया, और अब तुम्हारी बहू होने की जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। लेकिन माँ जी,
अभी तो केवल सुबह के 5 ही बजे हैं। देखिए ना, माधव भी खराटे मारते हुए सो रहा है। तो क्या हुआ बेटा, एक घर की बहू पूरे परिवार से पहले उठती है। पूजा पाठ से लेकर रसोई का हर एक काम खुद करती है वो, और तभी जाकर सारे सदस्य सुकून से सुबह का नाश्ता कर पाते हैं। पर पूजा पाठ तो आप ही करती हो ना माँ जी, और रसोई के काम और घर के बाकी के काम ये सब तो नौकर चाकर करते हैं ना। हाँ बेटा, माना कि हम अमीर लोग हैं और नौकर चाकर के रहते हुए हमें ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा, एक बहू का घर के हर एक काम में हाथ बटाना बहुत शुभ होता है, वरना घर में पनौती आती है। इसीलिए तुम अब से रोज सुबह 5 बजे उठा करना, और पूजा से लेकर रसोई का सारा काम 9 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए। क्या? हाँ बेटा, अब काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तुम्हें हर काम में अपना हाथ तो बटाना ही होगा। और हाथ बटाने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस थोड़ी बहुत मदद करके चल दी। जो भी काम होगा वो आधा तुम करोगी और बचा हुआ आधा काम नौकर चाकर कर लेंगे। समझी कि नहीं? ठीक है माँ जी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो अपने ससुराल के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, और आप सबके लिए हर एक काम करना मेरा फर्ज है, और मैं अपने इस फर्ज को बड़े ही प्यार से निभाऊंगी। बहुत खूब बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब पायल सुबह के 5 बजे से लेकर हर समय किसी न किसी काम में उलझी हुई रहती है, और जब वो एक रात माधव से हनीमून की बात करती है, तभी आई एम सो सॉरी पायल, लेकिन आने वाले कुछ महीने में मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसीलिए मैं और तुम हनीमून मनाने नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं माधव, तुम अपने काम पर ध्यान दो। नैन्सी है ना, तो हम दोनों चले जाएंगे। वैसे भी जब से मैं इस घर में आई हूँ, गार्डन एरिया के सिवा मैं और कहीं बाहर गई भी नहीं हूँ। अरे नहीं पायल, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, और इसीलिए मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने नहीं दे सकता। और तुम अगर कहीं बाहर जाओगे तो मेरे साथ ही जाओगे, वरना बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ओफो माधव, अच्छा बाबा ठीक है, तो कब फ्री हो तुम? चलो ना मेरे साथ, बाहर जाकर भुट्टा खाते हैं, या फिर किसी कैफे में जाकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। अरे नहीं पायल, अभी नहीं। बाहर देखो जरा, मौसम कितना खराब है, बिजली भी कितनी तेजी से कड़क रही है। इनफैक्ट पूरे शहर में आज रात को ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, और ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन हमारी एरिया में तो इतनी बारिश भी नहीं हो रही, तो हमें बाहर जाने में क्या दिक्कत है? नहीं पायल, बात को समझो तो सही, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ यार। अच्छा सुनो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी हम दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाता हूँ। अगर हम दोनों बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हमारे ही कमरे में हम प्यारी सी डेट तो कर ही सकते हैं ना। #कॉफी डेट। अरे नहीं माधव, तुम कॉफी बनाकर क्यों लाओगे भला? मैं हूं ना, मैं बनाकर लाती हूँ, तुम रुको यहीं पर। अरे नहीं बाबा, मैं लाता हूँ ना बनाकर, तुम बैठो, एक कॉफी ही तो बनानी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओफो माधव, तुम भी ना मेरी कोई बात नहीं मानते। अरे क्यों मानू भला, अपनी ही बीवी के लिए कॉफी बना रहा हूं ना, तो उसमें क्या होता है। फिर माधव कॉफी बनाने चला जाता है। माधव मेरी कितनी परवाह करता है। काश आज माँ पापा जिंदा होते, तो अपनी दामाद को देखकर कितने खुश होते वो। फिर एक दिन जब अचानक से पायल की तबीयत खराब हो जाती है, तभी हे भगवान, भाभी तो बुखार से पूरी तरह तप चुकी है। अब क्या करें, हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अरे नहीं नैन्सी, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है और वो आते ही होंगे। फिर डॉक्टर घर आकर पायल का चेकअप करते हैं। इन्हें एडमिट करना होगा, 2 से 3 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, क्योंकि इनका फीवर मामूली नहीं लग रहा, बहुत हाई है, और इससे इनकी जान जोखिम में भी जा सकती है। चलिए
अभी के अभी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। नहीं नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आपको इसे एडमिट करना है तो यहाँ घर पर ही अपना सारा सामान लेकर आइए और यहीं पर एडमिट कर दीजिए। लेकिन मैं पायल को बाहर नहीं लेकर जाऊंगा। देखिए माधव जी, हॉस्पिटल में रहते हुए इनका इलाज और भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माधव जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जितना कहा है उतना ही कीजिए। पायल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगी एंड दैट्स फाइनल। माधव की बातें सुनकर पायल हैरान रह जाती है। लेकिन क्यों माधव? जब भी मेरे कहीं बाहर जाने की बात आती है तब तुम्हारा बर्ताव एकदम अजीब सा हो जाता है। आखिर तुम मुझे इस घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते? पायल के मुंह से ये सवाल सुनकर माधव बहुत घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। बताओ माधव, आखिर क्या बात है? देखो पायल, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है और मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ पायल। तुमने अपने जीवन में पहले ही काफी तकलीफें झेल ली हैं और अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। हाँ पायल बेटा, माधव बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुम ही देखो, जब तुम अपने मायके में थी तब भाई और भाभी के साथ रहते हुए कितने दुख में थी तुम। दिन भर बाहर काम पर जाती थी और फिर शाम में आने के बाद घर के सारे काम भी करती थी। तुम्हारे भाई भाभी तो तुम्हारी सारी कमाई हड़प भी लेते थे। और अब जब तुम इतने आलीशान घराने की बहू बन चुकी हो तो ऐसे में हम सब यही चाहते हैं कि तुम इस बंगले में आराम से रहो और तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस यही रहकर सुकून से जियो। और अगर तुम्हें मेरे मन के खिलाफ जाना है तो तुम बाहर जा सकती हो पायल। मेरी परवाह तो तुम्हें गलत लगती है ना? अरे नहीं माधव, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस... रहने दो पायल, हम ही कुछ ज्यादा चिंता कर रहे थे। मैं अभी ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहती हूँ, फिर हम तुम्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करेंगे। हमारी नजर के सामने नहीं रहना ना तुम्हें। तुम्हें तो बाहर ही जाना है, तो अब तुम्हारे मन का ही होगा। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और माधव, आप दोनों गलत समझ रहे हो। अरे हम कहाँ कुछ गलत समझ रहे हैं। गलत तो तुम समझ रही हो पायल, वो भी हमारे प्यार को। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं घर पर ही एडमिट होऊंगी। अब तो ठीक है ना? नहीं पायल, अब ये कहकर कोई फायदा नहीं। अब तो तुम हॉस्पिटल में ही एडमिट होगी। प्लीज हमारे कहने पर अपने मन को मत मारो। नहीं माधव, वाकई में मेरा मन भी वही चाहता है जो आप दोनों का मन चाहता है। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। अपने पति और परिवार के साथ रहकर मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगी। प्लीज माधव, मेरी बात समझिए। एंड आई एम रियली सॉरी। फिर पायल को घर पर ही एडमिट किया जाता है और घर वाले दिन रात उसके आसपास ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पायल एकदम ठीक हो जाती है और वो अपना एक नया सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है जिस पर वो अपने शादी का फोटो पोस्ट करती है। और ये देखकर सबका बर्ताव अचानक से बदल जाता है। ये सब क्या है बहू? तुमने सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों किया है? जल्द से जल्द वो पोस्ट डिलीट करो और अपना सोशल मीडिया आईडी भी। लेकिन पापा जी, उसमें क्या होता है? बहुत कुछ होता है पायल। तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकती। अरे पोस्ट तो क्या, तुम्हें तो सोशल मीडिया पर रहने की भी कोई जरूरत नहीं है पायल। लाओ इधर, मैं ही सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और अब से तुम्हारा ये फोन मेरे पास ही रहेगा। माधव पायल के हाथ से फोटो छीन लेता है और उसके फोन से वो सब कुछ डिलीट कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो माधव? फोन के बिना मैं क्या करूंगी? अरे आजकल के जमाने में फोन कितना जरूरी होता है और ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो। तो मेरा फोन तुमने क्यों लिया है? अरे लेकिन तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? तुम कहीं बाहर जाती हो क्या? दिन भर तो तुम हम सब के साथ घर पर ही रहती हो और तुम्हारा ना तो कोई अपना है ना ही कोई दोस्त है, तो तुम्हें फोन रखने की क्या जरूरत है? अरे आजकल तो इसके कारण आंखें भी कितनी खराब हो रही हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता
कि फोन की वजह से तुम्हारी आंखें खराब हो जाए। ओफो माधव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम तो ऐसे कह रहे हो कि मैं तो दिन रात बस फोन में ही घुसी रहती हूँ। थोड़ा समय फोन इस्तेमाल करने से किसी की भी आंखें खराब नहीं होती। नहीं पायल, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। और ये फोटोज वगैरह पोस्ट करने से लोगों की बुरी नजर लग सकती है। और नहीं तो क्या, भगवान की कृपा दृष्टि से हमारा सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है। और ऐसे में लोगों की नजर लगकर सब कुछ एकदम बिगड़ सकता है। और इसीलिए अब से तुम फोन इस्तेमाल ही नहीं करोगी। पर माधव, अगर मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी, बाहर भी नहीं जाऊंगी, तो घर पर बोर होकर पागल हो जाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें हम सबसे बोरियत महसूस हो रही है। नहीं माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारी बातों से तो वैसा ही लग रहा है कि तुम हम सबसे उब चुकी हो। देखो पायल, जब हम सब तुम्हारे आसपास हैं और दिन रात तुम इतने आलीशान से घर में रहती हो, तो तुम्हें ये फोन वगैरह इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? पर नैन्सी भी तो बाहर जाती है, माँ जी भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाती हैं, और ये लोग भी तो सोशल मीडिया पर हैं। और अगर ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकती माधव? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि हमारे साथ रहकर एक अबनॉर्मल लाइफ जी रही हो। देखो पायल, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा अतीत कैसा रहा है। इसीलिए मैं और मेरा परिवार मिलकर फिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकते। इसीलिए तुम इन सब चीजों से दूर ही रहो। प्लीज पायल, जरा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। परिवार और माधव के कहने पर अब पायल बिना फोन के घर में ही रहती है, जिस कारण वो काफी बोर हो जाती है। और तभी पता नहीं क्यों, लेकिन गुजरते दिनों के साथ साथ मुझे यहाँ पर सबका बर्ताव बड़ा अजीब लगने लगा है। मैं जानती हूँ कि ये सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इतनी चिंता भी करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्यार और इतनी ज्यादा चिंता मुझे कभी कभी ठीक नहीं लगती। और उस पिंजरे से आजाद होने के बाद भी मुझे यहाँ पर आजादी महसूस ही नहीं हो रही। और यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ फिर से किसी बड़े पिंजरे में कैद हो चुकी हूँ। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो अखबार में ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में पढ़ती है, तभी देखो ना माधव, मैंने सिर्फ अपना ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अब मैं अपना मास्टर्स भी करना चाहती हूँ। लेकिन भाई भाभी के होते हुए मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाई। उन्होंने मुझे काम पर लगा दिया और पैसे लाने के लिए कह दिए, जिस कारण मेरी पढ़ाई अधूरी ही रह गई। लेकिन ये देखो, इस अखबार में ऑनलाइन स्टडी के बारे में आया है, तो क्या मैं ये कर लूं माधव? लेकिन पायल, प्लीज माधव, मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है अपना। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे रोज बाहर कॉलेज में तो नहीं जाने दोगे, लेकिन घर में रहते हुए मैं ऑनलाइन कॉलेज तो अटेंड कर ही सकती हूँ ना। और उसके लिए मुझे कहीं जाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, और घर बैठे बैठे मुझे मास्टर्स की डिग्री भी मिल जाएगी। कितना अच्छा होगा ना फिर? पर पायल, अब तो तुम इतने अमीर खानदान की बहू बन चुकी हो, फिर तुम्हें ये पढ़ाई वगैरह करने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ माधव, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपना खुद का कुछ करना है, और वो फीलिंग कुछ अलग ही होती है। आई नो माधव, तुम और बाकी सब हो मेरे लिए, लेकिन ये मेरा एक सपना है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे भी कुछ करूं। मैं तुम्हारे सपनों की इज्जत करता हूँ पायल, लेकिन माफ करना, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तुम ये पढ़ाई वगैरह नहीं कर सकती। क्या? तभी वहां पर गायत्री आती है। माधव ने बिल्कुल सही कहा, अब तेरी वो उम्र चली गई और वक्त भी चला गया, क्योंकि अब तू इसकी बीवी और बहू बन चुकी है। इसीलिए अब तुम्हारे जीवन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पति की खुशियों में और ससुराल के फर्ज निभाने में होना चाहिए। और अगर तुम ये पढ़ाई बढ़ाई के चक्कर में फंस गई, तो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाओगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना आप,
मैं अपनी जिम्मेदारियों को एकदम अच्छे से निभाऊंगी और आप सबको खुश भी रखूंगी। शिकायत का आपको कोई मौका नहीं दूंगी। पर प्लीज माँ जी, एक बार मुझे एक मौका तो दीजिए। लेकिन पायल, अब जब तुम्हारे पास मैं हूँ, मेरा परिवार भी है, तो फिर तुम्हें ये पढ़ाई वगैरह करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए ये पढ़ाई वगैरह हम सबसे बढ़कर है क्या? पर माधव। जाने दो, जो करना है करो। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगी। फिर एक बार माधव और उसकी परिवार की खुशी की खातिर पायल अपनी एक और इच्छा को मार देती है। फिर एक रोज जब वो गगन और गायत्री के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तभी ये सब क्या है गायत्री? ये पायल के बारे में मैं क्या सुन रहा हूँ? अब उसे पढ़ाई लिखाई भी करनी है? नहीं जी, मैंने और माधव ने उसे समझा दिया है और उसने भी अपने मन और फैसले को बदल दिया है। इसीलिए अब वो पढ़ाई नहीं करेगी। आप निश्चिंत रहिए। ध्यान रहे गायत्री, पायल बहू इस घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस घर के बाहर गई तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और मकसद के अनुसार उसका इस घर के बाहर कदम रखना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए उसे इस सुनहरे पिंजरे में ही कैद रखो और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ गगन जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आपको कहा ना मैंने, आप एकदम निश्चिंत रहिए। चिड़िया हमारे पिंजरे में ही रहेगी, क्योंकि मैं उसे उड़ान भरने ही नहीं दूंगी और ऐसे में हमारा मकसद पूरा होकर ही रहेगा। फिर ठीक है। सास ससुर की ये बातें सुनकर पायल एकदम हक्का बक्का रह जाती है। आखिर माँ जी और पापा जी किस बारे में बात कर रहे थे? और इनकी बातों से तो यह साफ होता है कि इन सब ने जानबूझकर मुझे आज तक इस घर के बाहर नहीं जाने दिया है। लेकिन क्यों? और ये कौन सा मकसद पूरा करने की बात हो रही थी? नहीं नहीं, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब पायल दिन रात डर डर कर रहती है। फिर ऐसे ही एक रात वो देखती है कि माधव धीरे से उठकर कमरे के बाहर जा रहा है। इतनी रात को माधव बाहर कहाँ गया है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। फिर पायल भी कमरे के बाहर आती है और देखती है कि गायत्री और गगन भी तैयार हुए हैं और वो तीनों कार में सवार होकर कहीं बाहर जा रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं और ये तीनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनके पीछे जाना होगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं बाहर? अरे वाह, वहां गेट के बाहर तो एक पुरानी साइकिल पड़ी है। मैं उसी पर सवार होकर जाती हूँ। वो तो अच्छा है कि सारे नौकर चाकर सोए हुए हैं, तो मुझे बाहर जाते हुए कोई नहीं देखेगा। फिर पायल साइकिल पर सवार होकर उन तीनों का पीछा करती है और वो एक गुफा तक पहुंचती है, जहां पर वो उन तीनों को एक बाबा से मिलते हुए देखकर हैरान हो जाती है। बहुत खूब। तुम लोगों को इसी तरह उस लड़की को घर के बाहर नहीं जाने देना है। फिर शादी के 6 महीने होते ही हम उस लड़की की बलि चढ़ा देंगे, जिसके चलते तुम सभी लोग वापस अमीर बन जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बेचारी पायल, वो तो ये बात जानती भी नहीं कि मैंने ये एक चाल चली है। पहले मैंने उसे प्यार में फंसाया, फिर शादी करके घर में कैद कर लिया, और अब जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे फिर हम उसकी बलि चढ़ाएंगे और फिर हम सबका मकसद पूरा होगा और हमारा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार कहलाएगा। सच का पर्दाफाश होने पर पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस आदमी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। आज तक मैं ऐसे दिमागी तौर पर बीमार लोगों के साथ रह रही थी, जो पूरी तरह अंधविश्वास में दबे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इनके साथ और रही तो ये लोग तो मुझे मार ही देंगे। नहीं नहीं, ऐसे लोगों की सोच एक बार खराब हो गई तो हो गई। ये लोग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये तो मानसिक रूप से पागल लग रहे हैं और मुझे इनके चंगुल से खुद को बचाना ही होगा। फिर अंत में पायल उस शहर से भागकर एक बस में जाकर बैठती है। कंडक्टर भाई, ये बस कहाँ जाती है? मसूरी। क्या?
लेकिन मसूरी में तो मैं किसी को जानती भी नहीं, और ऐसी अनजान जगह जाकर मैं क्या करूंगी? बिटिया रानी, कभी कभी अनजान शहर में ही नई शुरुआत का रास्ता बन जाता है। शायद आप सही कह रही हो दादी जी। बस बहुत हुआ अब। मायका और ससुराल दोनों भी मेरे लिए किसी पिंजरे से कम नहीं थे। लेकिन अब मैं अपने जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत करूंगी, वो भी एक नई जगह पर। और अब मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपने आप को आज के बाद किसी भी पिंजरे में कैद होने ही नहीं दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सभी घरवाले पायल को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं और थक कर वो हार मान लेते हैं। वही दूसरी तरफ मसूरी में पायल आजाद होकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है।